चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कल महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शायद पढ़ना स्टार्ट किया था। देखो ज़रा, जलियांवाला बाग हुआ था कल ना। हंटर कमीशन पढ़ लिया था, पेज 114 पर आ गए थे शायद। खिलाफत पढ़ लिया था, ठीक है। पेज 114 पर असहयोग शुरू करना था या नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था, ठीक है। पेज 115 पर आ गए थे। हाँ, ये 2 पॉइंट समझाने थे ऊपर के। पेज 115 पर सबसे ऊपर पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के 2 प्रमुख भाग थे, एक था रचनात्मक और एक था नकारात्मक। इससे मैंने उपाधियों के ऊपर बातचीत की थी तुमसे, अगर तुम्हें याद हो। उपाधियां अब दी जा सकती हैं, किससे अंत कर दिया गया? आर्टिकल 18 ने उपाधियों का क्या कर दिया? अंत। अब किसी को उपाधियां मिल सकती हैं, भारत रत्न, डॉक्टर की उपाधि, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, लेकिन सर की उपाधि, नाइट की, नाइटहुड की, राय साहब, राव बहादुर, राय बहादुर, ये इस तरह की फालतू या साहबजादे, ये हमारे यहाँ पे ना अंग्रेजों ने जानबूझ के डिवीजन करने के लिए उपाधियां दी, ये खत्म कर दी गई। और रचनात्मक का मतलब होता है, बताया मैंने, चरखा चलाना और कपड़े और इस तरह की चीजों को प्रमोट करना। चलो पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के 2 प्रमुख भाग। बातचीत नहीं करनी है, जब मैंने बोलना शुरू किया तो तुम लोग नहीं बोलोगे फिर। अब पढ़ो अगला पॉइंट। 2 भाग थे जिनमें एक था रचनात्मक और दूसरा था नकारात्मक। रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव, कुछ अच्छा करना। नकारात्मक, नेगेटिव, तो उपाधियां वापस कर देना, हड़ताल करना, ये सब। पहला पॉजिटिव पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना। आप सबको पता है आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर पहले मन मर्जी का था। जो देश का राजा था उसी की मर्जी न्याय थी। उसे बुरा लगा तो वो सजाए मौत, और अच्छा लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई क्राइम कर दे। यानी हमारे पास लिखित में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। आप सबको मैंने कभी ना कभी आईपीसी के बारे में बताया होगा, इंडियन पेनल कोड 1861, अंग्रेजों ने क्रांति के बाद, और इसी चक्कर में फिर हमारे देश में हाई कोर्ट्स बने। पहला हाई कोर्ट कब कहां बना था? 1862 में। कौन सा हाई कोर्ट था? कलकत्ता। आज तक चल रहा है। तो इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा हुआ? कलकत्ता हाई कोर्ट। और जानते हो कलकत्ता हाई कोर्ट अकेले कलकत्ता बंगाल की सारी चीजें नहीं देखता। कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ है, लेकिन ये बैठक इनकी भी देखता है, अंडमान निकोबार। इनका हाई कोर्ट भी कहां पर है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ये पेपर में आते हैं जो अलग से होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लक्षद्वीप है, इसका हाई कोर्ट कहाँ है? नहीं, मुंबई तो बहुत दूर हो गया। इसको केरल के हाई कोर्ट, केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसी में हाई कोर्ट में लक्षद्वीप वालों को भी अपने केस लेके जाना पड़ता है। अगर कोई केस हाई कोर्ट तक गया अंडमान निकोबार का, तो बड़ी टेंशन का काम है, क्योंकि अंडमान निकोबार से फिर पानी का जहाज पकड़ के कहां जाना पड़ेगा? भाई कहाँ है इनका हाई कोर्ट? कलकत्ता में। तो 1000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। ऐसे ही लक्षद्वीप वालों को कहाँ जाना पड़ेगा? केरल में। केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऐसे हाई कोर्ट्स उस जमाने में बनने स्टार्ट हो गए थे अंग्रेजों के टाइम में। ये सब चीजें हमारे ऊपर थोपी गई हैं, और आज तक आप आईपीसी की धाराओं को एज इट इज कैरी ऑन करके चल रहे हो। ऐसे ही आपका एजुकेशन सिस्टम है, इसमें पूरी तरह से आपके ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गई। और अंग्रेजों ने, मैंने शायद कभी आपको बताया हो, 1813 में कहा था हम इंडियंस की एजुकेशन के ऊपर कितना रुपया खर्च करेंगे? 1 लाख। चार्टर अधिनियम, चार्टर आया था ना यार, चार्टर एक्ट जिसको बोलते थे, और इसमें कहा कि हम 1 लाख रुपया खर्च, कुछ नहीं खर्च किया। 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आया, और तब जाके कहा था कि भाई हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। फिर इनका आंसर दिया था लॉर्ड मैकॉले ने। और मैकॉले जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहलाते हैं, इन्होंने तब कहा था कि क्या पढ़ाना है तो थोड़ा बहुत मैथ साइंस पढ़ा दो, जो ये अंधविश्वास से अलग हटके हमारे काम के लायक बन जाए, पर इतना भी मत पढ़ाना कि ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप कर ले। और किसे पढ़ाएं तो मुट्ठी भर जो थोड़े ठीक ठाक से घरों के लोग हैं इन्हें पढ़ा दो, और माध्यम क्या रखो? अंग्रेजी रखो। तब से लेके आज तक आपकी शिक्षा पर मैकॉले का प्रभाव है। और आपकी ओरिजिनल शिक्षा जो उस जमाने में, ऐसा नहीं कि मैथ साइंस नहीं जानते, आर्यभट्ट इसी देश में जन्मा होगा ना, बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं, आपके यहाँ कितने इंटेलिजेंट, कितने जीनियस टाइप के लोग थे, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति उन लोगों को फॉलो नहीं कर पाई। और फिर आगे जाके हमने अब तक 2023 तक भी वही अंग्रेजी शिक्षा, जिसको मैकॉले ने उस जमाने में सोचा था, एक तरीके से हथियार है इंडियंस को दिमागी तौर पे गुलाम बनाने का। और कहीं ना कहीं अब सबको पता है उनकी नीति ये थी कि हम देखने में तो भारतीय हों, लेकिन हम दिमाग से सोचने में उनके नौकर, अंग्रेजों की भांति, क्योंकि उन्हें अपने नौकर तैयार करने थे, तो उनको जैसा चाहिए था वैसा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को मोड़ दिया। अब हमारी एजुकेशन सिस्टम ने अंग्रेजों के लिए नौकर तैयार किया, और आज तक फिर हम उस एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा बदल ही नहीं पाए। वो चीजें जो उन्होंने रटवा के हमारे दिमाग का विकास नहीं होने दिया, हम आज भी उसी पर बेस्ड अपनी एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं, अब तक जो चली आ रही है। मैं इसमें किसी एक सरकार के बारे में नहीं कह रही हूं, पर आपके देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इसमें एक लंबा टाइम पीरियड कांग्रेस ने भी देख लिया, और अब तो लगभग 9 साल प्लस होने को आ गए हैं बीजेपी को भी। तीसरी कोई बड़ी पार्टी तो आपके देश में है भी नहीं। जब सरकार की बात करें तो ये तो गठबंधन बनेगा। सबको मौका मिला, पर रियल बात यह है कि असलियत में जो शिक्षा पे काम करना था, जिसमें स्किल्स सीखनी थी, वो किसी भी शिक्षा में, चाहे कोई आया, किसी ने नहीं किया। उस जमाने में गांधी ने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय शिक्षा, इनको अपने देश की जो जरूरत है, मैंने कल बताया था इनकी शिक्षा क्या थी कि 5.5-6 घंटे, अगर बच्चा रुकता है 8 घंटे, तो 3-3.5 घंटे उससे कमाने का, खेती करवाओ या बागवानी करवाओ, जिससे कि वो कमाने के लायक। क्या बताया था? लर्निंग वाइल अर्निंग, अर्निंग वाइल लर्निंग। सीखते हुए कमाना और कमाते हुए सीखना। ये किसका फंडा था? महात्मा गांधी का। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय विद्यालय बना दो, अपने स्कूल बनाओ, इनकी अंग्रेजी को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? और पंचायती अदालत, इनके कोर्ट नहीं, अपनी पंचायतों की अदालत आगे बढ़ाओ। ये अंग्रेजों से टक्कर लेने वाली बात थी। अस्पृश्यता का अंत कर दो। किस आर्टिकल ने तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंत कर रखा है? नहीं, 18 तो उपाधियों का है। अस्पृश्यता, छुआछूत, आर्टिकल 17 लिख लो यहाँ। आर्टिकल 17 ने खत्म कर दिया।
अनटचेबिलिटी को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17। 18 ने उपाधियां खत्म की हैं, टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और इसने अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करो, ये गांधी ने कहा था। स्वदेशी का प्रचार प्रसार करो और कताई बुनाई करो। नकारात्मक काम क्या थे, क्या नेगेटिव चीज करें, नुकसान ना करें। सरकारी उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटा दो। आज किससे अंत कर रखा है ये? 18 से, लिख लो यहाँ, आर्टिकल 18। 17 से अनटचेबिलिटी खत्म है और 18 से टाइटल्स खत्म है। आगे पढ़ो। सरकारी स्कूलों का, उस टाइम सरकार किसकी थी? अंग्रेजी, तो कहाँ इनके, छोड़ दो इनके स्कूल। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। सरकारी उत्सव जो अंग्रेज मनवाते हैं, इन समारोह का बहिष्कार करो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी का प्रचार करो। अवैतनिक पदों से और स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र दे दो। यानी किसी भी तरह से किसको कोऑपरेट मत करो? अंग्रेजी सरकार। इनके स्कूल में मत जाओ, इनके कॉलेज में मत जाओ, इनके कोर्ट में मत जाओ। अपने लिए क्या करें? अपनी पंचायतें बनाओ, अपने नेशनल स्कूल बनाओ, अपनी पुरानी चीजें पढ़ाओ इनको। नेक्स्ट देखो, विधिवत रूप से असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा, टिक करो, 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया। लेकिन कौन एक्सपायर हो गया? तिलक एक्सपायर हो गए इसी दिन। आगे पढ़ना, सिर्फ पढ़ लो इसको। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन, अभूतपूर्व सफलता मिली इसको। 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। किसने कहा नेशनल स्कूल बनाओ? तुम्हें पता है उसी टाइम पर ये बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी थी, जिसको आज आप हिंदू संस्था कहते हो ना। पूरे देश में हिंदू स्कूल खुले थे। कब खुले थे ये? 1914 से और 20 के बीच में लगभग हर राज्य में हिंदू स्कूल मिल जाते हैं। ये हिंदू स्कूल क्या थे? ये संस्था के स्कूल थे। और हिंदू स्कूल आप देखो हरियाणा में भी मिल जाएंगे आपको, बाकी कई स्टेट्स में मिलेंगे। ये जो संस्था थी ना, ये इसीलिए एक्टिव हुई क्योंकि गांधी जैसे बड़े लोगों ने कहा था स्वदेशी शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, ये अंग्रेजी शिक्षा नहीं। इसलिए 100-100 साल पुरानी ये है संस्थाएं जो आज हिंदू स्कूल चलाती है ना। आप पढ़ोगे ना 110 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, इसका लॉजिक ये था। ये सब गांधी के टाइम की बनी हुई चीजें हैं। आगे पढ़ के देखो। तो 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार किया हमने बंगाल में, हमने छोड़ दिए अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिए। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल असफल रहा, इसको डबल टिक करो। बंगाल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़े, लेकिन मद्रास में ये असफल रहा, किसी ने भी नाम नहीं कटवाया। कहाँ सबसे ज्यादा नाम कटवाए गए? बंगाल। धड़ल्ले से नाम खाली हो गए इनके स्कूल कॉलेज। कहाँ लोगों ने नहीं कोऑपरेट किया? स्कूल कॉलेज मद्रास में। वो बोले नहीं पढ़ेंगे हम। आगे पढ़ना। गांधी जी ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट केसर ए हिंद, जूलू युद्ध पदक मिला था इनको, और बोअर पदक, ये इनके पदक थे। तो जो जूलू युद्ध पदक, बोअर पदक और केसर ए हिंद ये वापस कर दिए। गांधी जी का अनुकरण कर सैकड़ों अन्य भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे ज्यादा सफल रहा, ये टिक कर लो। सबसे ज्यादा बहिष्कार किसका किया? विदेशी कपड़ों का। विदेशी कपड़ों की आंदोलन के समय सार्वजनिक होली जलाई गई। पूछेंगे कहां शिक्षण संस्थाओं ने बाइकआउट नहीं किया? हाँ, मद्रास में। कहां, किस चीज का सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ? कपड़ों का, कपड़ों का। आगे पढ़ो। 1 नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। देखो दो आदमियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 1911 में भारत आया था, कौन कौन आया था? जॉर्ज पंचम। बोर्ड पे देखो, जॉर्ज फिफ्थ उसको बोलते थे, जॉर्ज पंचम। और इनके साथ आई थी क्वीन मैरी। ये दोनों, भारत में उस टाइम आने का तरीका था पानी का जहाज, तो ये आके यहाँ मुंबई उतरते थे। मुंबई में जब ये उतरे तो बड़ा स्वागत किया, भाई किंग जॉर्ज फिफ्थ आ रहे हैं। और फिर क्वीन मैरी आई। इन दोनों ने पूरे भारत में ट्रेवल किया और कहीं कोई विरोध ही नहीं हुआ, क्योंकि तब तक हम लोगों ने विरोध की सोची भी नहीं थी। वो तो साइमन के टाइम हम विरोध करेंगे, वरना हमने विरोध नहीं किया। जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जब आए तो ये बंबई के तट पे उतरे पानी के जहाज से, और फिर ये दिल्ली तक आए, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि दिल्ली में क्या लगा हुआ था? दिल्ली दरबार। तो जब ये दिल्ली में आए, उस दरबार को बाहर की तरफ लगाया गया, क्योंकि कंजस्टेड दिल्ली में कहाँ लगाते। ये इतने इंप्रेस्ड हुए कि इन्होंने कहा दिल्ली को ही भारत की क्या बनाया जाना चाहिए? राजधानी। हमने इनका स्वागत किया था। और कहते हैं अपने जो टैगोर है ना, टैगोर कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ये उस जमाने में दिल्ली गए थे कलकत्ता से। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ, लेकिन कहते हैं कि जब जॉर्ज पंचम अपनी कुर्सी पर ऊपर बैठे हुए थे तो वहां पे ये घुटनों के बल बैठ के इन्होंने गाना गाया था, ये जन गण मन अधिनायक जय है। इस बात पे बाद में गांधी जी ने गुस्सा भी किया था कि तुमने ऐसे जाके क्यों ऐसे किया, लेकिन उस टाइम तक इन लोगों की इमेज इतनी खराब नहीं थी। फिर जब 1921 में जब ये आएगा ना, ये वेल्स का राजा, आपको पता है वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जब वेल्स का राजा आएगा तो आप विरोध करेंगे, क्योंकि इस टाइम तक आपको इनकी चीटिंग के बारे में पता चल गया। यहाँ 1911 तक आपने सिर्फ ये देखा था हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं, लेकिन अब जाके आपने इनका रवैया देखा 1914 से 18, जब क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर देखो इन्होंने तुर्की के खलीफा के साथ कितनी बदतमीजी की, उसको अपदस्थ कर दिया। इनका व्यवहार हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे गया, और गांधी जी को फील हुआ कि मैंने गलत किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने देश के लड़कों को इनके लिए भर्ती करवाया मरने के लिए, और गांधी फिर इनके एंटी हो गए थे। इसीलिए 1921 में जब वेल्स का राजकुमार आया तो हमने हड़ताल की थी कि हमें नहीं पसंद ऐसे तुम्हारे राजा बजाते हैं, और उन राजाओं को हम ये दिखाएंगे कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। फिर इसी सीरीज में 1928 की फरवरी में जब कौन सा कमीशन आएगा? साइमन। तो हमने कितने बड़े लेवल पे हर जगह विरोध प्रदर्शन किया, हम सड़कों पे उतरे, हम जहां जहां ये जाते रेल में बैठ के वहां पहले से पहुंच जाते, गो बैक साइमन के नारे। तो देखो किसी को तो कितनी इज्जत मिली, लेकिन जब इनकी इमेज हमें सामने समझ में आई, फिर हमने आगे जाके इनका कभी एक तरह से स्वागत होता है ना, स्वागत करते हैं, वो वाला काम नहीं था। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं। 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। उस दिन सरकार की क्रूर नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन के लिए समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। क्या हड़ताल पहले से आ चुकी थी? कल आपने टिक किया था हड़ताल शब्द का पहला प्रयोग, हमने पीछे देखा था। आगे पढ़ो।
वेल्स के बंबई पहुंचने पर, वेल्स मतलब राजा की, वेल्स जो वहां का राजा था, बंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान और उजड़ी हुई नजर आई। हम नहीं पहुंचे स्वागत के लिए, एक तरह से विरोध किया कि हम तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी नीतियों से हम ना खुश हैं। फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक कागज लिखकर धमकी दी कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई तो हम बड़ा आंदोलन, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी गांधी प्लान कर रहे थे कि एक आंदोलन तो ऑलरेडी चल रहा है, देखो बोर्ड पर 1920 कौन से आंदोलन की बात हुई थी? असहयोग। 1 अगस्त को स्टार्ट हो गया था, लेकिन किसकी डेथ हो गई? तिलक। फिर क्लैश हुआ इनका, सितंबर में कुछ ने कहा नहीं हम नहीं राजी हैं, दिसंबर तक जाके इनकी आपस में यूनिटी बनी, कुछ लोग कांग्रेस त्याग गए। फिर ये जनवरी 1921 से इसने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू किया और जनवरी 1922 तक सब ठीक था। फिर फरवरी 1922 में गांधी ने कहा अगर एक हफ्ते में हमारी बातें नहीं मानी तो हम इसके साथ ऐड करेंगे एक नया आंदोलन, जिसे नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये प्लस होना था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, लेकिन फरवरी में गांधी ने ये बात बोली और वहां 22 लोगों को हमने जिंदा जला दिया फरवरी की स्टार्टिंग में ही। सब कुछ एक साथ हो गया ये। जब फरवरी में हमने कौन सा कांड था वो? चौरा चौरी हत्याकांड। इसके बाद गांधी जी ने सारी रिस्पांसिबिलिटी अपने कंधों पे ली कि मेरी जनता ने गलत किया, इनको पकड़ के जेल में, और फिर कांग्रेस में कलह कलेश बहसबाजी, इसकी गलती उसकी गलती, और यहां जाके कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, जिसमें से एक ने अपना दल बनाया स्वराज, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर जैसे बड़े लीडर्स थे। इन लोगों ने कहा सरकार को अगर तुम्हें परेशान करना है तो ताकत की पोजीशन पहले हासिल करो, फिर सरकार तुमसे परेशान होगी। तुम ये झंडे लेके घूमते रहो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बेरोजगार हैं, आप कितना ही विरोध प्रदर्शन करें, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारी खड़े हो जाते हैं ना, तब सरकार को वो हिला सकते हैं। अगर पूरे देश के सरकारी कर्मचारी, का एग्जांपल है, देखा कई बार बैंकों की हड़ताल होती है, देखा होगा ना भाई, बैंक बंद रहेंगे, बैंक की हड़ताल होने से क्या सरकार के ऊपर दिक्कत आती है? बिल्कुल आती है। ऐसे ही कभी अगर रेलवे के सारे कर्मचारी हड़ताल कर दें तो सरकार को दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि रेल नहीं चलेंगी। यानी अगर आपकी पोजीशन स्ट्रांग है तो फिर सरकार आपकी बात सुनने पे मजबूर होगी। कितनी बार ये होता है ना, शहर साफ करने वाले ये हड़ताल कर देते हैं, 2 दिन अगर शहर में से कचरा ना उठे ना तो पूरे शहर में निकलना नामुमकिन है, इतनी गंद होती है आपके शहर में। वो तो ये बेचारे सुबह सुबह आ जाते हैं, रात में सारी सड़कें साफ कर जाते हैं। अगर ये हड़ताल कर देना तो दूसरे दिन ही सरकार को इनको बुला के पूछना पड़ेगा भाई कब अपनी बातें, क्या बात है तुम्हारी, हम मान लेंगे। तो जिसके पास पोजीशन है, जो स्ट्रांग पोजीशन पे, उसकी बात सुनी जाएगी। ये बात पढ़े लिखे लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले अपनी पोजीशन हासिल करो, तुम ऐसे चीखते रहो चिल्लाते रहो, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। इस टाइम गांधी थे जेल में, तो स्वराज दल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अच्छी पोजीशन पे बैठ गए, और उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी कि कांग्रेस पीछे लग रही थी, और नंबर 1 पार्टी कौन सी बनने वाली थी। लेकिन 1925 में सीआर दास की डेथ हो गई, 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हो गए। अब गांधी जी आ गए तो फिर तो हीरो गांधी जी बन सकते हैं ना। गांधी जी के रिहा होते ही उनको हेड बनाया गया कांग्रेस का, और वो सिर्फ एक बार हेड बने थे कांग्रेस के बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ 1924 में। और फिर 25 में जब ये एक्सपायर हो गए सीआर दास, तो ये पार्टी शिथिल पड़ गई, कमजोर पड़ गई, वापस से सारी बागडोर गांधी के हाथ में आ गई। चलो पढ़ो अब असहयोग आंदोलन, आगे पढ़ते हैं। तो कागज लिख के कौन से आंदोलन को किससे जोड़ने की बात की? असहयोग को सविनय अवज्ञा, फरवरी में। लेकिन देखो आगे क्या हुआ। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरी होने से पहले, यानी 7 दिन से पहले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, इसको अंडरलाइन कर लो, यूपी के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना, चौरी चौरा हत्याकांड घट गई। इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। पढ़ के तुम्हें लगेगा भीड़ की गलती है, लेकिन असली कहानी मैं बताती हूँ। ये भीड़ बिल्कुल चुपचाप शांति से बस नारे लगाती हुई जा रही थी, और पूरे देश में जैसे असहयोग का रिजल्ट बड़ा अच्छा दिख रहा था उस टाइम पर, जब ये भीड़ जा रही थी ऐसे सड़कों पर। अब इसमें ढेर गांव के लोग इकट्ठे, बड़ा सा जुलूस टाइप हो गया। तो ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत आजाद हो, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब यहीं पे पुलिस चौकी थी, तो पुलिस वाले ने, एक अफसर था यहाँ और 21 कांस्टेबल और इस तरह के रैंक के लोग। तो इस एक अफसर ने कहा ये देखो भीड़ क्या कर रही है, देखो जरा जाके, कहीं भाई ये गड़बड़ करे। तो वो 3 आदमी बाहर आए साहब का हुक्म मानने, और जब ये भीड़ चलते 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 यहाँ पहुंच गई ना थाने के सामने, तो इन्होंने कहा साहब जी भीड़ ज्यादा है, इनको ना थोड़ा डर बिठाना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ उत्पात मचा देंगे। अब उसने कहा कि ठीक है हवाई फायरिंग कर दो। भाई हवाई फायरिंग से लोग डर जाएंगे, तब तो लोग बहुत डरते थे ना गोलीबारी से। अब ये 3 आदमी आके बाहर इन्होंने फायरिंग कर दी। इन्होंने, कहते तो है डराने के लिए, क्या भगवान ही जाने, लेकिन उस हवाई फायरिंग में 3 लड़कों को गोली लग गई। वो 3 लड़के वहीं गिर गए और वो मर गए। जैसे जिन लड़कों की डेथ हुई उनके सगे भाई, मामा, चाचा, भाई, उन्हीं के गांव के, उनके पिताजी, उनके भाई बंधु सब उस रैली का पार्ट थे। तो जिसने कोई गलती ना की और ऐसे राह चलते किसी को मार दिया, ये तो गलत है। हम पहले भी काला कानून देख चुके हैं, इनकी तो आदत है ऐसा करने की। तो ये भीड़ एकदम से गुस्से में आ गई, और ये गुस्से में आई तो इन तीनों को लगा कि भैया बात बिगड़ेगी, क्योंकि भीड़ अगर आएगी तो फिर तो सरकार ये कुछ नहीं कर सकती, 20-22 लोग क्या करेंगे, और कितनी बंदूक होंगी, सारी भी चलाएंगे तब भी भीड़ नहीं मरेगी। तो इसलिए उन्होंने स्थिति को देखा गड़बड़ा रही है, तुरंत भाग के अंदर घुस गए और उन्होंने अंदर से अपना दरवाजा बंद कर लिया। उस जमाने में कोई बहुत भारी भरकम बिल्डिंग नहीं होती थी पुलिस वालों की, पुलिस चौकी घास फूस का छप्पर डाल के छोटा सा बना देते थे कि भाई ये पुलिस चौकी है। अब ये इतने गुस्से में आए, इनको पता था कि ये केस वेस करेंगे तो अंग्रेज तो हमेशा बच जाने हैं। आप सबके सामने कल हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा, हंटर कमीशन ने क्या कहा कि ये ईमानदार है, अपनी देशभक्ति के चलते इससे गलती हो गई। ये हमें पता था कि इन 3 लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, इसीलिए ये डिसाइड किया यहाँ पे कि इनसे बदला यही लेना है। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, वो खोले ही ना। उनके दिमाग में क्या है, डरपोक इंडियंस, इनकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर रोएंगे धोएंगे और चले जाएंगे। अब वो गलत फहमी में है। इस भीड़ में नौजवान लड़के भी हैं, इनमें से कुछ लड़के आसपास के गाँव तक, जैसे मान लो 500 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे गाँव होंगे, यहाँ गए और यहाँ से मिट्टी का तेल ले आए। तब तो मिट्टी के तेल का जमाना था, लोग घरों में इस्तेमाल करते थे। मिट्टी का तेल लाके इन लोगों ने इकट्ठा किया और फिर इनको लास्ट एक वार्निंग दी कि बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर हमको बड़ा स्टेप लेंगे। इनको लगा क्या बड़ा स्टेप लेंगे, इनके पास कोई इस तरह का ना कोई बंदूक ना कोई इस तरह की चीजें। इन्होंने वो छप्पर टाइप था, जैसे घास फूस का बना छप्पर, चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। अब
अब सोचो बाहर बड़ी भीड़ है, इनको पता है कि हमने गलती कर दी, अगर ये बाहर आएंगे तो 100% भीड़ इनको मार देगी, ये बात जानते थे। ये बाहर नहीं आएंगे, अब जब ये जलने स्टार्ट हुए तो फिर ये बैठे बैठे जिंदा जल गए। जैसे जिंदा जलना आसान नहीं होता, कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। अब ये बाहर भी मौत देख रहे हैं और अंदर भी। ये 22 के 22 लोगों की डेड बॉडी मिली यहाँ, और इसको अंग्रेजों ने एक दाव की तरह देखा कि अब सही टाइम है, अब हमें अपना कार्ड खेलना है। 22 लोग मर गए, इसका दुख उन्हें नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे तो इंडियंस थे, इनके नौकर चाकर हम ही तो थे इनकी सेना में। हम यहाँ पे 22 लोगों को जिंदा जला दिया, जो कि गलत था। अगले दिन अखबारों ने इस बात को बहुत उछाला और कहा गांधी ये बात करता है अहिंसा की, इसके अंडर हिंसा हुई है, 22 लोग जिंदा जले हैं। सब अखबारों ने इस तरीके से लिखा कि गांधी को खुद भी फील हुआ कि भाई गलत हुआ, मैं इसके विरोध में हूँ, और गांधी ने कुछ दिनों के अंदर ही कह दिया मैं आंदोलन वापस लेता हूँ। अब गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, उकसाने के चक्कर में इन पे कोई धारा वारा लगा के और इनको जेल भेज दिया। वैसे जेल भेजना इनकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी था, क्योंकि जब ये आंदोलन इतने पीक पे था और वापस लिया तो कुछ लोग गांधी से इतने गुस्से में थे कि वो गांधी का मर्डर कर सकते थे। तो गांधी का जेल में रहना सेफ था। अगर गांधी बाहर होते तो कोई सरफिरा 1922 में उनका मर्डर कर देता, बाद में 1948 में तो मर्डर ही हुआ ना। उस टाइम पे गांधी की सेफ्टी जेल में थी, तब जाके फिर कांग्रेस बट गई थी, जो मैंने आपको स्वराज और ये सब चीजें बताई। चलो जल्दी से पढ़ेंगे आगे। तो 5 फरवरी की घटना, चौरा चौरी, कितने लोग जिंदा जल गए? 22 लोग। इसमें कहीं ना कहीं रोल इनका ही था, जो पुलिस वाले थे। आगे पढ़ो। चौरा चौरी की घटना से आहत होकर गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अंडरलाइन करना, 12 फरवरी, 5 को तो ये जले हैं और 12 फरवरी, 22 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त। कब समाप्त हो गया ये? 12 फरवरी। कब मारे गए वो आदमी? 5 फरवरी। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 पर। किसकी डेथ हो गई थी? जिसके चलते सितंबर में बैठकें हुई, दिसंबर में फिर 100% श्योर कि हाँ आंदोलन चलाएंगे। अगले पेज पे आ जाओ। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, पूरा देश एक था, उस समय आंदोलन को वापस लेने के गांधी जी के निर्णय से देश को आघात पहुंचा। इनमें से एक लड़का था भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह 13 साल का लड़का स्कूल छोड़ के गांधी जी के आंदोलन में पीछे पीछे, पहले गांधी जी की भक्ति करते थे भगत सिंह भी, लेकिन जब ये डिसीजन सुना फिर भगत सिंह को लगा गांधी जी गलत कर रहे हैं। आगे पढ़ना। मोतीलाल नेहरू, अंडरलाइन कर लो, ये सब विरोध में आएंगे। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल, सी राजगोपालाचारी, CR दास और अली बंधु आदि ने गांधी जी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की कि गांधी जी आप गलत कर रहे हो। कितने लोग जिंदा जले? 22। हमारे तो करोड़ों लोग पहले भी मर चुके हैं, कभी किसी आंदोलन में कभी किसी में, तो ये 22 के चक्कर में इसको वापस मत लो, चलाते रहो। जनता ये चाहती थी। आगे पढ़ना। सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 साल की कैद की सजा दी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 5 फरवरी 24 को रिहा कर दिए गए, और 24 में रिहा होते ही क्या बन गए? कांग्रेस के अध्यक्ष। 24 में एक ही साल बने हैं बेलगांव में, कर्नाटक में। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? क्या बोस और गांधी के रिश्ते अच्छे थे? शुरू में बहुत अच्छे थे। बोस हमेशा गांधी की रिस्पेक्ट करते, लास्ट तक भी, जब तक अंतिम सांस चली गांधी की रिस्पेक्ट की सुभाष चंद्र बोस ने। बोर्ड पे देखो, गांधी का बर्थ ईयर क्या है और बोस का, ये तो बहुत अंतर हो गया। कितने साल छोटे हो गए इनसे? 69 से 79, 89, 99, 30 साल से बस थोड़ा ही अंतर रह गया ना। तो आप ये लगा लो, इतने अंतर तो बाप और बेटे की उम्र का हो जाता है भाई, एक पीढ़ी का अंतर था। इन्होंने ये बोस का बर्थ ईयर लिखा है मैंने। बोस ने हमेशा गांधी की बहुत ज्यादा इज्जत की, गांधी की रिस्पेक्ट करते थे, और जब ये कांग्रेस के मेंबर बने ना बोस, तब ये आइडियल मानते थे कि भाई गांधी जी जैसा लीडर होना चाहिए। इन्होंने कभी ऐसे 36 का आंकड़ा गांधी के साथ नहीं लगाया कि नहीं मैं इसका एंटी हूँ। बोस की सोच गांधी से अलग थी, और ऐसा नॉर्मल है, 30 साल के गैप में तो जनरेशन गैप आ जाता है। बोस थोड़े से पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे, पढ़े लिखे ये भी कम नहीं थे, दोनों की पढ़ाई विदेश में हुई है। ये उस जमाने में जाके, जिसको आज आप UPSC कहते हो, एक जमाने में वो पुराना पेपर अंग्रेजों ने तो स्टार्ट किया था, वो लंदन में होता था, ब्रिटेन में। तो ये ब्रिटेन गए थे और वहां 1 साल रह के उनके पेपर में 4th रैंक था इनका, ये बहुत बड़ी बात थी। उसी देश में जाके भी कौन पढ़े थे? गांधी। लेकिन गांधी ने कोई ऐसा पेपर नहीं दिया। अगर मैं सच में कहूं कि ज्यादा काबिलियत जो किताबें बताती हैं वो इनमें थी, बोस ज्यादा काबिल आदमी थे। जैसे उस जमाने में इतना टफ पेपर पास करना, उसके इंटरव्यू भी हुए होंगे, उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी चाहिए। गांधी जी पढ़ाई लिखाई में खुद लिखते हैं कि मैं एवरेज था और मुझे ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई का शौक भी नहीं था, भाई घर परिवार अच्छा था तो पढ़ने लिखने का मौका अच्छा मिल गया। बोस थोड़े से एडवांस थे, और इनका कहना था कि जो आपका दुश्मन है, अगर वो आपको परेशान कर रहा है और उस पर मुसीबत आई है, तो आप उस चीज का फायदा उठा सकते हो, ये ह्यूमन नेचर है। जबकि गांधी का कहना था नहीं, कोई आपका दुश्मन है और वो परेशानी में घिर गया, चाहे वो आपका कट्टर दुश्मन हो, उसकी मदद कर दो। यानी थोड़ा सा जैसे देखा जाए सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? जो तुम्हारा दुश्मन है तुम उसकी मदद कैसे करोगे? इनका कहना था ज्यादा ऐसी ना ये किताबी बातें करने की जरूरत नहीं है, आदमी को होना चाहिए सीधा कि भाई हम मेरा काम यहाँ। ये अपने ऊपर नहीं कह रहे थे, इस बात को देश के लिए कह रहे हैं दोनों, इसको अपने ऊपर किसी यार दोस्त के ऊपर मत लो। जब देश पर इंडिया में दिक्कत थी तो उस दिक्कत का कारण हमारी का कौन लोग थे? अंग्रेज। इनसे तो हम परेशान थे, हम जैसे भी थे, हम कम पढ़े लिखे थे, हम पिछड़े थे, हम अपने आप आगे बढ़ जाते, समय के साथ सब डेवलपमेंट करते हैं। जहां अंग्रेज नहीं गए क्या उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ? हुआ ना, हमारा भी हो जाता। तो इनका कहना था बोस का कि जब ये अंग्रेज फंस गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में, तो अब टाइम है इनको बहुत दुखी करो इस देश के अंदर, भारत के अंदर, इनकी नाक में दम कर दो, इनका जीना हराम कर दो, ताकि ये यहाँ से भाग जाएं। यानी जब ये मुसीबत में फंसे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की में, तो इस टाइम का फायदा उठाओ, ये हमारे दुश्मन है। इनकी अच्छी पिटाई बाहर तो हो ही रही है, क्योंकि जर्मनी स्टार्टिंग में बड़ा पावरफुल था, हिटलर ने इसको बिल्कुल ऐसा जीना मुश्किल कर दिया था, इसका भी और अमेरिका और सब लोगों का। तो उस टाइम पे बोस ने कहा था कि अब सही समय है, अब सही चोट करनी चाहिए इन लोगों पर। इस बात पर गांधी ने कहा था तुम गलत कह रहे हो, और इस टाइम पर बेचारे फंसे हुए हैं, बेचारे तो हैं इस टाइम पर, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अब दोनों का क्लैश हो गया। इन दोनों के बीच में एक आदमी है जवाहरलाल नेहरू, 1889 का बर्थ, इससे 20 साल छोटे हैं पर इससे थोड़े से बड़े हैं। इन दोनों की अच्छी दोस्ती है, बोस और नेहरू अच्छे दोस्त थे, क्योंकि एक उम्र बस 8-7 साल का, तो क्या अंतर होता है। इन दोनों की दोस्ती है, लेकिन
नेहरू थोड़े से डिप्लोमेटिक आदमी हैं। नेहरू से जब बोस ने कहा, इनके डिस्कशन हुआ, तब तक तो आपके बोस यहीं पर थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जा चुके थे। तो बोस ने गांधी जी को कहा, गांधी जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आप कह रहे हो कि इनको हम शय दे दें, इनकी मदद कर दें, तो कल को फिर ये हमें ही तो दुखी करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देख तो लिया, तब इन्होंने क्या किया, नहीं गए ना भारत छोड़ के। बोस की बात सही थी, लॉजिकल थी, मतलब उनकी बात में रीजन था। इनसे पूछा, भाई नेहरू तुम क्या कहते हो? नेहरू डिप्लोमेटिक आदमी है। नेहरू ने कहा, भाई मुझे नहीं पता, जैसा आप लोग ठीक समझें। ना इसकी बात की ना इसकी बात। नेहरू बड़े समझदार थे और किसी के बुरे कभी बने ही नहीं। इसके अच्छे दोस्त थे और इनके अच्छे शिष्य थे, दोनों में से किसी के एंटी नहीं गए। ये दोनों उल्टी बातें कर रहे हैं और इसी कारण इन दोनों का क्लैश होगा। और जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कंपटीशन होगा, तो जब बोस अपना नाम देंगे तो गांधी खुद का नाम तो नहीं देंगे। गांधी ने कहा मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, लेकिन एक आदमी को उठाएंगे। क्या नाम था उसका? पट्टाभी सीतारमैया। इसको उठाएंगे, बड़े लीडर हैं ये भी। पट्टाभी हार जाएंगे और कौन जीत जाएंगे? ऐसा एक बार होगा तो फिर गांधी जी को थोड़ा सा धक्का लगेगा कि इसका मतलब भाई मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिल गई, क्योंकि पट्टाभी तो बस चेहरा है, उठाने वाला कौन है? गांधी जी। सेकंड ईयर फिर ऐसा ही होगा, तब फिर गांधी जी कहेंगे कि कांग्रेस को शायद मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस का त्याग करता हूं। लेकिन बोस इतने महान आदमी हैं कि जीती हुई पोजीशन पे वो मेडल निकाल के गांधी जी के चरणों में रखे और उसको छोड़ के चले जाएंगे और गांधी जी इनको रोकेंगे भी नहीं। तो गांधी और बोस के बीच में कहीं ना कहीं थॉट का क्लैश था। पर कितनी बड़ी बात है, बोस ने इसके बाद कहा था कि हम दोनों में मतभेद है। भाई उनके मत से मैं सहमत नहीं हूं, कोई भी पढ़े लिखे लोग मतभेद कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में भेद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी। और 4 जून 1944 को सिंगापुर के रेडियो स्टेशन पे जब सबने बोस की आवाज सुनी, तो बोस ने कहा था कि फादर ऑफ नेशन, इस लड़ाई के ये स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। यानी जो आदमी देश निकाला, जिसको दिया गया इंडिया में, अपनी मां की मौत पे जो आदमी नहीं आ पाया, उस आदमी को इनके कारण कहीं ना कहीं देश निकाले का एक बड़ा कारण गांधी जी का हाथ हटना भी तो था। उस आदमी ने इनकी इज्जत कितनी की कि वहां जाके भी फादर ऑफ नेशन शब्द का इस्तेमाल किया। तो जो ये कहलाते हैं ना राष्ट्रपिता गांधी, किसने कही ये बात? 4 जून 1944 की बात है ये। तो वहां देखा जाए तो लगता है कि ये सच में ग्रेट आदमी थे, क्योंकि जो लोग महान होते हैं ना, जो सच में महान होते हैं, वो मन में से कोई ऐसा नेगेटिव बात नहीं रखते, वैसे चिड़ नहीं रखते। इनके मन में इनके प्रति कभी कोई चिड़ नहीं थी, लेकिन गलत बात के प्रति हमेशा अपना वोट रखा कि गांधी जी आप यहाँ गलत कर रहे हैं। इस मामले में नेहरू ने कभी खुल के ये बात नहीं कही कि गांधी जी आप यहाँ गलत कर रहे हैं, और इसका फायदा भी मिला। आप जानते हैं जब देश आजाद हुआ तो एक और लीडर इनके बीच में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका बर्थ ईयर था 1875। तो ये गांधी से छोटे थे पर नेहरू से तो 14 साल बड़े थे। कायदे से बहुत लोग चाहते थे कि पटेल बने देश के प्रधानमंत्री। नेहरू ने स्टार्टिंग में कहा मैं नहीं बनूंगा पीएम, क्योंकि 47 से 48 तो ये नेहरू कह रहा हूं, गांधी भी थे। तब गांधी ने कहा था कि पटेल ठीक नहीं है, इस कुर्सी पर वो आदमी बैठे जो थोड़ा लंबा टिके, और उन्होंने अपना हाथ किसकी तरफ किया था? नेहरू। और देख लो 47 से लेकर फिर नेहरू बैठे रहे। बहुत लोग पटेल को ज्यादा पसंद करते थे। इंडिया पटेल ने बनाया है। भारत की देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? पटेल ना होते तो जूनागढ़ कभी इंडिया ना बनता, हैदराबाद कभी इंडिया ना बनता। कश्मीर जैसों को भी अकल कहीं ना कहीं जब आई थी ना, तो उसका बड़ा कारण पटेल थे। पटेल लौह पुरुष ऐसे ही नहीं है, पटेल सरदार ऐसे ही नहीं है, लेकिन पटेल आपके पीएम नहीं बन पाए, कुछ किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। 1951 में जब इलेक्शन हुआ तब तक पटेल जा चुके थे। पटेल 1950 में ही एक्सपायर हो गए, 47 से 50 तक। लेकिन उस टाइम भी ये पीएम थोड़ी ना थे। 47 से 50 तक भी पीएम कौन था? नेहरू थे। तो इनको गृह मंत्री बनाया गया कि बड़ी पोजीशन पे इनको ही बैठा देते हैं। आ गया समझ में ये? अब देखो आगे। तो ये सब एंटी हो गए, बड़े बड़े लीडर्स मैंने आपको बता दिए। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ ईयर कितना है? 1897। यहाँ शॉर्ट में लिख लो, 2-4 बार पढ़ोगे ना फिर याद हो जाएगा। बोस के ऊपर लिखो, मोतीलाल नेहरू कोई नहीं पूछेगा, पुरानी पीढ़ी के थे। बोस के ऊपर लिखो 1897। जवाहरलाल के ऊपर लिखो 1889। ये मेन है दोनों, क्योंकि ये विरोधी भी हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं ये शिष्य भी हैं। चलो अगला पॉइंट पढ़ो। खराब स्वास्थ्य हो गया। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, देखो अब लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार 1921 में देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल दिया। 1921 में, इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल और बातचीत वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रव्यापी आधार दिया, बल्कि उन सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। अब कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन गई। किसकी पढ़ाई हो रही है ये? गांधी की। भाई कह रहे हैं इससे पहले ये बातचीत की संस्था थी, अब ये क्रांतिकारी संगठन है। ये बात कौन कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस। तो किसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं? गांधी की। तो तुम देख लो, इस आदमी ने कभी मन भेद नहीं रखा। इसने जहां बन पड़ा गांधी जी को हमेशा ऊपर रखा। ये कहा हमें तो कुछ आता ही नहीं, गांधी जी सर्वे सर्वा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लेते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि 1929। अच्छा, इन सब के बीच में अब गांधी जी तो जेल में चले गए। कब बंद कर दिया गांधी जी? 1922 में। बोर्ड पे देखो और समझो। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद कौन लीडर चला गया? गांधी। जेल में गए। अब देश संभालने वाला कोई है नहीं, कांग्रेस का डिवीजन हो गया। कौन सा नया दल बन गया? स्वराज, जिसने अच्छा कंपटीशन देके सीटें भी हासिल की। लेकिन फिर 1923 से ये बस कब तक चला? 25। किसकी डेथ हो गई? चित्तरंजन दास, इनकी डेथ हो गई। और इसके चलते फिर पार्टी शिथिल पड़ गई कि यार हम जब लीडर ही नहीं रहा हम क्या काम करेंगे। फिर इतने में गांधी जी भी वापस आ गए। गांधी जी वापस कब आ गए? 1924। आते ही गांधी जी क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। 1925 में पहली बार इंडिया की एक महिला, पहली भारतीय महिला, जिनका नाम क्या है? सरोजिनी नायडू, ये कांग्रेस की अध्यक्षा बनाई गई 1925 में कानपुर में। अब कुछ देश में हो नहीं रहा, सब कुछ शांत पड़ा है। इस टाइम पे एक क्रांतिकारी लड़का प्लानिंग कर रहा है कि मैं देश में कुछ बड़ा करूंगा। इनफैक्ट वो प्लानिंग तो 1924 से ही कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये कुछ बड़े नाम हैं जिन लोगों ने सोचा कि भाई कांग्रेस तो आराम फरमा रही है, देश की आजादी की चिंता हमें करनी है। ये 22 साल के, 18 साल के, 19 साल के, 24 साल के यंग लड़के थे। इन लोगों ने इकट्ठे होकर पहले अपनी एक संस्था बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन इन बेचारों के पास पैसा नहीं था। देखो मन में इच्छा थी, लेकिन बिना पैसे के काम कैसे करेंगे। इस चक्कर में इन लोगों को 25 में कौन सा कांड?
काकोरी रेलवे स्टेशन था ना, मैंने बताया होगा, यहाँ इन्होंने इस सरकारी खजाने को लूट लिया। एक्चुअल में तो खजाना हमारा ही था, उसमें हीरे जवाहरात थे हमारे राजाओं के, लेकिन तब तक वो ब्रिटिश संपत्ति बन गया था। इस काकोरी कांड के चक्कर में एचआरए के सारे लड़के पकड़े गए और उस जमाने में इनको या तो काला पानी की जेल भेज दिया, सेलुलर जेल, या इनको सजाए मौत। सिर्फ एक आजाद भाग गए थे, और मैंने कभी आपको शायद बताया भी, वो कहाँ गाँव में, यूपी में जाके, बिहार के बीहड़ इलाकों में, और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं रहने लग गए। एक सिर्फ आजाद नहीं पकड़े गए, बाकी सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। इस टाइम पर देखो कांग्रेस क्या कर रही है और ये क्या कर रहे हैं, तो देश में काम ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये तो सारे गायब हो गए। अब यहाँ पर एक लड़का 1926 में भगत सिंह बनाएंगे एनबीएस, नौजवान भारत सभा। इन्होंने अपनी सभा बनाई और कहा भाई ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा, जैसे ये सब सोए पड़े हैं, कोई एक्टिव है ही नहीं राजनीति में। बाय चांस की बात है कि इन्हीं सालों के आगे बढ़ते ही 1927 में अंग्रेजों ने एक कमीशन भेज दिया जिसका नाम क्या था, साइमन। अब इस साइमन में आप जानते हैं 7 अंग्रेज, 7 व्हाइट, हमने व्हाइट मैन कमीशन कहा। अब सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि भैया आप विरोध करेंगे तो सब इकट्ठे हो गए। अब इसमें कांग्रेस भी आ गई, लाला लाजपत राय भी आ गए, ये लड़के भी आ गए, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और सबने टारगेट किया किसका विरोध करना है, साइमन का। तभी वो गो बैक साइमन, ये मुंबई में उतरे पानी के जहाज से, और मुंबई से ये कितने ज्यादा महीने, आप लगाओ फरवरी में आए थे और फिर अक्टूबर में जाके ये कहां थे, लाहौर। तो पूरा देश घूमते रहे, इनको तो रिपोर्ट बनानी थी अपनी। उस घूमने के दौरान जब ये लाहौर में आए, तो लाहौर मतलब आज का पाकिस्तान, तो बस यात्रा खत्म होने वाली थी। यहां जाके लाहौर में एक कॉलेज था जिसका नाम था नेशनल कॉलेज, जिसमें लाला लाजपत राय जी जैसे टीचर्स थे, जिसमें भगत सिंह जैसे लड़कों ने पढ़ाई कर रखी थी। अब ये सब लाला जी के अंडर आए, और लाला लाजपत राय जी 1920 में आप पढ़ के आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे लाला लाजपत राय। तो लाला जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, लेकिन गुरुजी किसके हैं ये, इन क्रांतिकारियों के, जिन्होंने कौन सी सभा बना रखी है, एनबीएस। तो एनबीएस, और इस टाइम तक आते आते 1928 में आप पढ़ेंगे एक और संस्था बन गई थी, एचएसआरए, जो पहले खत्म हो गई थी ना, कौन सी, किस कांड के बाद, एक आदमी बच गया था, कौन था वो, आजाद। उस आजाद ने फिर से हिम्मत की, फिर से निकल के आए, भगत सिंह जैसे लड़कों से कांटेक्ट किया, नेशनल कॉलेज के लड़कों से कांटेक्ट किया और कहा वापस से संगठन बनाते, क्योंकि एक आदमी नहीं कुछ कर सकता। इस बार संगठन का नाम थोड़ा सा बदल दिया, क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और नेशनल कॉलेज के लड़के इसमें तुरंत आके अपना जुड़ते गए, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ऐसे ढेर लड़के इनके पास आ गए। अब 1928 में लाहौर में लाला जी लीड कर रहे हैं उस भीड़ को, जिसमें कहाँ के कॉलेज के लड़के भी हैं और कौन सी संस्था के लड़के भी हैं और कांग्रेस के मेंबर्स भी हैं। तो बड़ा जुलूस था जब ये विरोध कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन आके लाहौर स्टेशन पे रुकी, आपने मूवीज में देखा होगा, वो सारी भीड़ एकदम से उतर, जैसे पहले बाहर खड़े थे, फिर वो भीड़ बढ़ती चली आई इसके रेलवे स्टेशन के पास जहां वो अंग्रेज उतरे। तो अंग्रेजों के केयर करना ये वहां के एसपी की जिम्मेदारी रही होगी। तो उस एसपी ने जब देखा कि भैया भीड़ ज्यादा है और ये 7-8 अंग्रेजों को, मान लो एक जवान लड़का एक मारना स्टार्ट करे, तो फिर थोड़ी ना कंट्रोल होंगे, फिर सारे खत्म कर देंगे मार मार के। तो उसको लगा कि इसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो उसने तुरंत कहा लाठी चार्ज। लाठी चार्ज में जो सबसे आगे लीड कर रहा है उसी को पड़ेंगे, तो वो कौन था, लाला जी। अब यहाँ कांग्रेस के आदमी भी हैं, यहाँ एचएसआरए के भी लड़के हैं जो कि किस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, भाई इनके गुरुजी इनके टीचर रहे हैं। तो जैसे वो लाठी चार्ज हुआ, आप सबने देखा होगा, इनकी तुरंत से इनकी टोली ने कई लाठियां लगने के बाद लाला जी को घेरा और फिर यहाँ से निकाल के ले गए। 1 महीने लाला जी तड़पते रहे, इतनी चोट थी कि वो ठीक ही नहीं हो पाई, क्योंकि सर में एक तो एज हो गई थी, इतनी लाठियां पड़ी, फिर नीचे भी गिर गए, तो शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिसका कि डॉक्टर्स को उपचार कर नहीं पाए। और तड़प के 30 दिन के अंदर अंदर, ये 17 अक्टूबर की घटना थी, नहीं ये 19-20 दिन तक तड़पे थे, फिर ये एक्सपायर हो गए। जिस दिन ये एक्सपायर हुए 17 नवंबर 1928 का दिन था। 1 महीने तक एचएसआरए को लगा कि शायद कांग्रेस बड़ा स्टेप लेगी, क्योंकि बड़ी संस्था कांग्रेस थी। एचएसआरए तो नए लड़कों ने बनाई थी, ना पैसे थे ना कोई साधन था। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि जो आदमी अध्यक्ष रहा था, इसकी मौत का बदला लेने के लिए भी कांग्रेस ने कोई स्टेप नहीं उठाया। ये बहुत ज्यादा हद तक फील हुआ एचएसआरए को कि इनको अपने अध्यक्ष की चिंता नहीं है, तो देश की कहां से चिंता करेंगे। और फिर 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने टारगेट कर लिया कि इनकी मौत का बदला हम लेंगे। आप सबको पता है वो कौन था, वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और ये सारे आजाद वगैरह। इन्होंने किसको मार दिया था, सैंडर्स। मारना तो था स्कॉट को, पर सैंडर्स वो बीच में आ गया, शक्ल उनको पहचान में थी नहीं, उन्होंने इसको गोलियां मार दी। गोलियां मारने के बाद भगत सिंह बिल्कुल नहीं पकड़े गए, और ना अंग्रेज कभी इन्हें पकड़ पाते। वो तो अगले साल, देखो ये नवंबर 1928 है, अगले साल जाके 1929 में, अब सोचो 2 हिस्से काम कर रहे हैं, एक क्रांतिकारियों का जो दिखावट नहीं करते, सच में काम करते हैं, और एक तरफ बड़ी पार्टी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने अभी कुछ किया ही नहीं है। साइमन कमीशन के विरोध के अलावा कांग्रेस ने ना उनकी मौत का बदला लिया लाला जी का, तो एक तरह से ना सेकंड उसमें चली गई स्टेप पे। फर्स्ट स्टेज पे आके खड़े हो गए ये क्रांतिकारी, इन्होंने लाला जी की मौत का बदला लिया, जिससे कि लोग खुश थे, मनी मन की अच्छा हुआ। उससे बड़ा काम अब ये करने वाले थे कि हम हमारे इंडियंस के लिए एक बिल लाया जा रहा था। वो बिल लोकसभा जो आज तुम्हारी है, इसको पहले व्यवस्थापिका कहते थे, यहाँ पेश किया गया। तो वहां बहुत सारे इंडियंस भी जाके बैठते थे। इन लोगों ने, जिसने बिल पेश किया, जैसे उसने बिल पढ़ा कि भाई ऐसे ऐसे सेफ्टी बिल है, ट्रेड और इन सबसे जुड़ा, इन्होंने तुरंत विरोध किया खड़े होकर, और एक अपने हाथ में छोटे बम थे, आपने देखा मूवीज में, वो खाली जगह पे फेंक दिए। यानी इन्होंने बिल पेश करने के तुरंत बाद कार्यवाही की, और कार्यवाही करके खुद अपनी गिरफ्तारी दी। उस गिरफ्तारी के बाद इनके पुराने केस खुलने लग गए, और धीरे धीरे खुलते 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 वो पुरानी बात फिर से उठ के आई, लाहौर षड्यंत्र केस, किसने मारा था सैंडर्स को, तो फिर ये केस खुले, तो किसी ने मुखबिरी कर दिया, वो सारी बातें बता दी इनकी, उस कारण से फिर इनको फांसी की सजा हुई। अगर ये पकड़े ना जाते या खुद से अपनी गिरफ्तारी ना देते, तो लाहौर षड्यंत्र केस की फाइल तो बंद हो चुकी थी, वो तो दोबारा तब खुली ना जब इन्होंने गिरफ्तारी दी, और फिर इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें पकड़ी गई। इस तरफ देखें, कांग्रेस को फील हुआ कुछ बड़ा करना, नहीं तो जनता हमसे कट जाएगी, इसीलिए ये एक बड़ा इस्तेमाल करेंगे शब्द कि भैया अब हमें अपने देश में क्या चाहिए, हाँ पूरी तरह हमारा राज। ये क्रांति की बातें कर रहे हैं, वो पूरी तरह राज की। अब जनता बटेगी, कोई इस तरफ चलेगा, कोई इस तरफ, लेकिन ये फिर जनता को ज्यादा अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि ये तो फांसी पे चले जाएंगे, तो उसके बाद कोई बचेगा ही नहीं, फिर सारी जनता इनका साथ देगी, जिसमें लीड करेंगे गांधी जी। जल्दी से पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन,
आंदोलन की पृष्ठभूमि पढ़ो, क्यों स्टार्ट हुआ है नमक सत्याग्रह। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें ये पूरे स्वराज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ो आगे, में कांग्रेस कार्यकारिणी जो काम करती थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। तत्पश्चात फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंप दी। यानी 1930 में कौन आदमी लीडर बना दिया हमने? गांधी जी की। आप चलाइए गांधी जी। आगे पढ़ो। आंदोलन शुरू करने से पहले इस आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास करते हुए गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूची मांग पत्र, इसको टिक कर लो, 11 बातें कही थी गांधी ने। वायसराय को कहा हमारी ये 11 बात मान लो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये बातें बिल्कुल बकवास है अगर आप पढ़ेंगे तो। और गांधी जी जानते थे कि वायसराय ये बातें नहीं मानेगा, क्योंकि बातें देखो कैसी थी। पहला पॉइंट, सेना का खर्च और सिविल सेवा के वेतन में 50% तक कटौती कर दो। सेना के खर्च में कटौती करने के लिए सेना कम करनी पड़ेगी। क्या अंग्रेज इस बात से राजी होंगे? नहीं होंगे। लिखा है ये जो सिविल सर्वेंट है, ये ज्यादातर अंग्रेज थे, इनके वेतन में कटौती मतलब इनको कम पैसे दो। क्या अंग्रेज इस बात को मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आगे पढ़ो। पूर्ण शराबबंदी लागू हो। भैया इनकी कमाई शराब से है, तुम्हारी बात मान के क्यों शराबबंदी करेंगे? आगे पढ़ो। राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाए। ये बात मानेंगे ये, लेकिन कब मानेंगे? जब आरटीसी में जाने के लिए गांधी को राजी करना होगा ना, तब ये कहेंगे गांधी जी आपके सारे जितने हमने पकड़ रखे हैं आदमी छोड़ देंगे, बस उन 3 को नहीं छोड़ेंगे, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। और लॉजिक क्या देंगे? इन्होंने गोरे को मारा है, हम सबको छोड़ देंगे जिसने कुछ भी किया है, बस गोरे को मारने वाले। ये 3 लड़कों के अलावा 5000 आदमी छोड़े गए थे 1930 में, बस ये 3 लड़के नहीं छोड़े थे। नेक्स्ट पढ़ना। भारतीयों का आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। अंग्रेज आपको लाइसेंस बांट देंगे कि आप हथियार रखो? नहीं, कोई भी नहीं देगा। रुपए की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर, ये कोई नहीं मानेगा। लगान में 50% की कटौती की जाए। तो क्यों करेगी अंग्रेज सरकार? नमक पर सरकारी इजारेदारी, नमक कर को समाप्त, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध। ये मांग 100% पहले ही पता थी कि नहीं मानी जाएंगी। किसने उठाई है? इनको बोलते हैं 11 सूत्री मांग। पेपर में आ जाएगा 11 सूत्री मांग, 4 मांग देंगे, कौन सी मांग नहीं थी? तो सारी ऐसी बातें थी जिसमें किसका नुकसान दिखता था? अंग्रेजों का। क्यों करेंगे वो अपना नुकसान? इसके बाद आ जाओ आंदोलन की शुरुआत पे। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को नहीं मानने पर इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें क्या लिखा इसको अंडरलाइन कर लो। मैंने रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। देखो कैसी लाइन लिखी है गांधी जी ने कि मैंने रोटी मांगी और मुझे क्या मिले? पत्थर। किसको लिखी है बात? इरविन को। और देखो ये इरविन समय कितना बलवान है। ये इरविन पहले तो झुका नहीं, लेकिन आगे जाके इरविन झुकेगा, क्योंकि इरविन के ऊपर दबाव आएगा। दबाव क्यों आएगा? लंदन में आरटीसी की जाएंगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी नहीं जाएंगे, इंडिया से बहुत लोग जाएंगे, गांधी नहीं जाएंगे। तब वहां के जो हेड है वो कहेंगे भैया इंडिया का मतलब एक आदमी है गांधी, कुछ भी करके इसको भेजो यहाँ। ये नहीं आया तो ये आरटीसी कभी सफल होगी ही नहीं। इरविन जो पहले कह रहे थे ना कि कौन सी 11 सूत्री फाड़ के फेंक दी थी, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने रोटी मांगी बदले में हमें पत्थर मिले, बाद में यही इरविन बहुत इज्जत से दिल्ली में बैठता है, क्योंकि हेड है और राजधानी आपकी नई दिल्ली है। ये गांधी को बुलाएंगे और गांधी रेल में बैठ के आएंगे, और जब गांधी इरविन के पास आने के लिए दिल्ली में रेल से उतरेंगे तो एक बड़ी भीड़ यंग नौजवानों की HSRA की गांधी जी से मिलेगी और हाथ जोड़ के कहेंगे गांधी जी आपका पलड़ा भारी है, इरविन ने आपको बुलाया है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव है लंदन से, आप जो कहोगे ना वो बात 100% मान ली जाएगी, ये कंफर्म है। गांधी भी जानते थे, गांधी भी तो अपना रॉब देखा इरविन कभी तो कैसे था, कैसे बुला रहा है, और वो भी बहुत रिगार्ड देगा, बड़ी इज्जत। गांधी जी को अंदर बड़े 5-7 लोग आके लेके जाएंगे, बड़े कमरे में बिल्कुल सामने की कुर्सी पर बैठाएगा, चाय पानी देगा, क्योंकि अब उसको जरूरत है कि गांधी मान जाए मेरी बात। कहाँ जाने के लिए? गांधी जी जो बात कहेंगे वो सारी इरविन मानेगा। अब उन 2 कमरों के बीच में कोई और तीसरा नहीं था जो हमें ये बता पाए कि वहां ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। बहुत लोगों को लगता है कि गांधी ने जानबूझ के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में बात उठाई ही नहीं। ठीक है, ये बात बहुत लोगों को लगती है कि अगर गांधी कह देते ना कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें डर लगता है इनसे, भाई ये गलत रास्ते पे, तो उसको जेल में रख लो। तो इतनी औकात अंग्रेजों की नहीं थी कि वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटका देते। कहीं ना कहीं लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि गांधी जी ने इनके बारे में बात की ही नहीं। वैसे कहते हैं गांधी जी ने ये कहा बाहर आके, भाई मैंने कोशिश पूरी की पर अंग्रेज झुके नहीं, जबकि यहाँ पोजीशन किसकी स्ट्रांग थी? गांधी जी की। इसीलिए अब जैसे आजकल क्या हर चीज लाइव होती है, 2 लोग क्या बात कर रहे हैं विदेशी, वो सबको सुन रहा होता है, क्योंकि जब मीटिंग्स होती है तो वहां से सब चीजें लाइव रिकॉर्ड और ये सब होता है। लेकिन उस जमाने में कुछ रिकॉर्ड पे नहीं था, तो अब गांधी सच्चे हैं कि गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता। नहीं, हमें तो क्या पता सच्चे हैं कि झूठे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की, ऐसा बहुत सारे इंडियंस को लगता है। और इसीलिए जब गांधी उतरे थे ना, इसके बाद जब गांधी दोबारा आए तो बहुत सारे लड़के जब ये फांसी पे लटका दिए गए, जब शहीद हो गए, उसके बाद बहुत लोगों को लगा था कि शायद HSRA के कुछ लड़के हो सकता है गांधी जी का मर्डर भी कर दें। इतना गुस्सा था उन लोगों में। पर वही बात है कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी सेफ थे उस हिसाब से। चलो लास्ट जल्दी से पढ़ लो। रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिले, किसने कही ये बात? और कौन सी मांगे, कितनी मांगे लिख दी? 11। वो मांगे ऐसी थी कि कभी मानी नहीं जाएंगी। आगे अगला पॉइंट पढ़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसको नमक सत्याग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला कानून नमक का तोड़ा। वैसे आंदोलन क्या चलेगा? सविनय अवज्ञा, लेकिन पहला कानून नमक का, इसलिए नमक सत्याग्रह। आगे पढ़ो। उन्होंने साबरमती आश्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट में अंडरलाइन कर लो, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी, अनुयायी कौन होते हैं? पीछे चलने वाले। एक गांधी भी थे। टोटल कितने लोग चले? 79। लेकिन इनके पीछे कितने चले? 78। ये पेपर में आ जाएगा। कांग्रेस की पहली मीटिंग में कितने थे? हाँ, ये पेपर में 71, 73। पहली मीटिंग में थे 72 और गांधी एक थे और इनके पीछे चले थे 78। तो कितने थे? ये 1885 की बात हो रही है और ये कहाँ की बात हो रही है? 1930 की, जब नमक सत्याग्रह की शुरुआत है। जल्दी से इसको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन भी कर लेना। 78 अनुयायी, तो एक गांधी भी हैं। 200 किलोमीटर नहीं है, 240 मील है। ठीक करो इसको, 240 माइल्स कर लो। 200 लिखा है ना, इसको ठीक कर लो। किलोमीटर गलत लिखा है, 240 लिखो और मील करो। किलोमीटर कितना होगा? 390, वो लिख लेना। 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इसे क्या कहते हैं इस यात्रा को? दांडी मार्च।
24 दिन की लंबी यात्रा, टिक करते चलो 24 दिन, रोज कितने मील चले? 10 मील तो 240 मील हो गया। 5 अप्रैल 30 को दांडी पहुंचे और सांकेतिक रूप से नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। कार्यक्रम को कल पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ।